स्टैंडर्ड का सबसे पहला चैप्टर दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स डिटेल में स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एंड अगर आप फिलहाल ट्वेल्थ में भी हैं तो भी आपके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी फिलहाल जो जेडब्ल्यू का 2020 का जो पेपर हुआ है उसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हुए हैं। ठीक है। सो अगर आप करंटली 11th में हैं तो ये आपके लिए है ही, और अगर आप अभी फिलहाल 12th में हैं तो भी यू कैन गिव दिस चैप्टर अ रिविजन, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिट्स नाम की चीज क्या होती है। ठीक है। अगर हम बात करें फिजिक्स के बारे में तो फिजिक्स में जितने भी आप लॉज वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, उन लॉज को फिजिक्स डिस्क्राइब करता है। ये जो लॉज ऑफ नेचर है इनको फिजिक्स क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। ठीक है। बट जब आप ये डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं लॉज का, तो वो डिस्क्रिप्शन आप क्वांटिटेटिव बेसिस पे देते हैं। ठीक है। मैं क्या बोलना चाहता हूं कि आप जो डिस्क्रिप्शन है वो आप क्वांटिटेटिव बेसिस पे देते हैं। व्हाट डज क्वांटिटेटिव मीन्स? क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि आप ये बताना चाहते हैं कि एक चीज दूसरे वाली चीज पे कितने हद तक डिपेंड करती है। अगर एक चीज की वैल्यू इतनी बढ़ जाए तो दूसरी चीज की वैल्यू कितनी बढ़ेगी। अगर एक चीज की वैल्यू घट जाए तो दूसरी चीज की वैल्यू कितनी घटेगी, है ना। कितनी मतलब आप एक वैल्यू के बेसिस पे बात करना चाहते हैं, तो वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में आता है। ठीक है ना। जिसमें आपको हो सकता है आपको कंपैरिजन भी करना पड़े, हो सकता है आपको मेजर भी करना पड़े चीजों को। तो इन सब चीजों के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कुछ यूनिट्स को प्री डिफाइन करके रखें। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। सपोज कीजिए कि अगर हम बात करते हैं एक एलिफेंट के बारे में, ठीक है, और हम बात करते हैं एक गोट के बारे में, और आपसे ये पूछा जाता है कि एलिफेंट और गोट में कौन ज्यादा हैवी है, भारी कौन है, किसका वजन ज्यादा है। ठीक है। सो मेरे हिसाब से इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस दैट यू नो दैट एलिफेंट इज heavier than the goat. But if someone asks you कि by how many times, by how many times elephant is heavier than goat, पहला सवाल क्या था, इन दोनों में से भारी कौन है, तो आपने बोला एलिफेंट भारी है। क्या इसमें कोई क्वांटिटेटिव बात हुई, कोई वैल्यू इंक्लूडेड है, कुछ ऐसा नंबर इंक्लूडेड है? कुछ इंक्लूडेड नहीं है। ये तो क्वांटिटेटिव बात नहीं हुई, सिर्फ हमको ये पता चला कि ये इससे भारी है। पर अगर किसी ने पूछा हाउ मेनी टाइम्स, तो फिर ये क्वांटिटेटिव बात हो गई ना। आपको एक नंबर डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि कितने गुना ज्यादा एलिफेंट गोट से भारी है। इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड चीजों को बनाया। जैसे कि आप डिफाइन कर सकते हो एक स्टैंडर्ड मास, जिसको आप बोल सकते हो क्या, यूनिट मास। एक स्टैंडर्ड मास आपने बनाया, उसको आपने बोला क्या, यूनिट मास। अब आप ऐसे बोल सकते हो कि जो एलिफेंट है वो 200 टाइम्स है यूनिट मास के। कैसे बोला आपने? आप बोल सकते हो 200 टाइम्स द यूनिट मास। सुनने में अच्छा लग रहा है। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो गोट है वो 20 टाइम्स द यूनिट मास है। अब ये सुनने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप एक स्टैंडर्ड के हिसाब से कंपेयर करके बात कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो। मैंने आपसे अभी भी बात की कि जब भी हम फिजिक्स में लॉज को डिस्क्राइब करेंगे तो हमको एक क्वांटिटेटिव अप्रोच रखना पड़ेगा, हम लोग को कंपैरेटिव अप्रोच रखना पड़ेगा, जिसमें हम लोगों को कंपेयर करके बता सकते हैं। तो हमने एक स्टैंडर्ड मास चूज किया जिसको हम यूनिट मास बोलेंगे। ठीक है ना। फिर हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे एलिफेंट का वजन 200 गुना है यूनिट मास के, या हम ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि हमारे गोट का वजन 20 टाइम्स है यूनिट मास के। ठीक है। तो अगर आपको ये चीजें पता है तो अब आप इस सवाल का भी तो जवाब दे सकते हो। आप क्या जवाब दे सकते हो कि एलिफेंट इज 10 टाइम्स heavier than the goat।
आपने जवाब दिया, पर ये जवाब आप क्यों दे पाए? क्योंकि आपके पास एक स्टैंडर्ड यूनिट है मास का, आपके पास एक यूनिट मास करके एक स्टैंडर्ड चीज है जिसके रेफरेंस में आप ये सब बात कर रहे हो। अब ये यूनिट मास जो स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, उसको आप कैसे डिफाइन करते हो? कौन बंदा है जो ये डिसाइड करेगा कि एक यूनिट मास कितना होता है? उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। बट एक और एग्जाम्पल जरा हम ले लेते हैं, ये तो मास के फॉर्म में एग्जाम्पल हो गया। जरा और एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपको जाना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी दूरी कितनी है, वो जगह आपसे कितनी दूर है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक स्टैंडर्ड लेंथ नाम की चीज फॉलो करेंगे जिसको आप यूनिट लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप? आपने बोला उसको क्या? यूनिट लेंथ। जैसे कि आप यूनिट मास मान के चल रहे हैं एक चीज, अब आप मान के चलोगे एक यूनिट लेंथ आप चीज मान के चलोगे, ठीक है। और सपोज कीजिए कि आप खड़े हैं ए पॉइंट पे और आपको जाना है बी पॉइंट पे, और किसी ने आपको एक चीज बता दी कि द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी इज 5 times द यूनिट लेंथ। 5 times क्या? द यूनिट लेंथ। सो विद दिस थिंग आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो चीज आपसे कितनी दूरी पे है। 5 गुना, यूनिट लेंथ का 5 गुना वो दूरी है। तो आप फिर डिसाइड कर सकते हो कि आपको चल के जाना है कि बस से जाना है कि आपको ऑटो रिक्शा लेके जाना है, आप डिसाइड कर सकते हो, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक पर्टिकुलर चीज को एक्सप्रेस करो किसी के कंपैरिजन में। अब तब से मैं कुछ बातें कर रहा हूं, मैं मास के बारे में बात कर रहा हूं, मैं लेंथ के बारे में बात कर रहा हूं, ये सब चीजें हैं क्या? फिजिक्स में ये सब चीजें, फोर्स हो गया, कोई भी चीज फिजिक्स में जो आप सुनते आ रहे हो बचपन से, ये सब चीजों को एक्चुअल में गिना किस चीज के अंदर जाता है, ठीक है। ये सब चीजों को गिना जाता है एक चीज के अंदर जिसको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। ये सब क्या है? ये सब एक फिजिकल क्वांटिटीज है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट को समझें। पर इन सारी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को समझने के लिए हम लोगों को इन सब का एक स्टैंडर्ड प्री डिसाइड करके रखना पड़ेगा, और फिर हमें उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें बात करनी पड़ेगी। जैसे कि मास, किसी भी चीज का मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, बट हमें एक स्टैंडर्ड मास डिफाइन करके रखना पड़ेगा ताकि किसी भी बंदे का वजन उस स्टैंडर्ड मास के कंपैरिजन में कितना गुना ज्यादा है हम बता सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अगर हम बात करना चाहते हैं लेंथ के बारे में, तो भी हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ हमें बना के रखनी पड़ेगी ताकि किसी भी डिस्टेंस को हम एक स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ के कंपैरिजन में हम बता सकते हैं। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो कभी भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हो, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए आप उसको दो पार्ट में डिफाइन कर सकते हो। दो चीजों से मिलके एक फिजिकल क्वांटिटी बनती है, ठीक है। एक तो होता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी स्टैंडर्ड के कितने गुना है, कितना टाइम्स है, तो दैट कैन बी कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। और दूसरी चीज, उसके साथ आप लगाते हो एक यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट आप उसके साथ लगाते हो। जैसे कि 2 आवर्स अगर हम बात करते हैं, तो 2 आवर्स में जो 2 आप यहां पे देख रहे हैं, दैट इज बेसिकली द न्यूमेरिक पार्ट इन दिस 2 आवर्स। ये आपको ये बोलता है कि इट इज 2 times ऑफ द यूनिट ऑफ टाइम। मैं 2 गुना हूं यूनिट ऑफ टाइम के। एंड आवर्स, आवर्स इट्स द यूनिट दैट इज बीइंग चोजन, दैट इज एन आवर। द यूनिट chosen is an hour. 1 hour is the unit, and 1 hour का 2 गुना ज्यादा आप बात कर रहे हो। सिमिलरली यहां पे आप अगर बात करते हैं तो लेंथ में हम कैसे बोलते हैं? मीटर्स। 1 मीटर का 5 गुना ज्यादा लेंथ है। अगर हम यहां बात करते हैं यूनिट मास में, 1 kg इज द यूनिट मास। सो एलिफेंट 200 kg है, इसका मतलब वो 200 गुना ज्यादा है यूनिट के मास के। गोट 20 किलो की है, इसका मतलब दैट इज 20 kg इज द यूनिट मास। इस तरह से आप बातचीत करते हैं, ठीक है। सवाल ये भी उठता है कि जैसे मैं अभी बात कर रहा था मीटर के बारे में, ठीक है।
अगर हम बात करेंगे मीटर के बारे में, जो कि आप लेंथ का यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट मानते हैं, सवाल ये भी उठता है कि होता क्या है, 1 मीटर नाम की चीज होगी क्या, प्रैक्टिकली क्या चीज डिसाइड करेगा कि 1 मीटर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मीटर क्या है। ठीक है, सबसे पहले मीटर है, इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ। बहुत अच्छी तरह से आप ये बात जानते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे और एक चीज है, जैसे कि है किलोग्राम, जिसको हम अभी बात कर रहे थे, वो है केजी। ठीक है, व्हाट इज दिस किलोग्राम, ये है यूनिट ऑफ मास। बराबर, ये चीज आप जानते हैं। पर सवाल ये उठता है कि 1 मीटर कितना होगा, या 1 किलोग्राम कितना होगा, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक रेफरेंस चीज को मान के रखा है कि ये रेफरेंस चीज 1 मीटर कहलाई जाएगी और ये रेफरेंस चीज 1 किलोग्राम कहलाई जाएगी। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, 1 मीटर क्या होगा पता है क्या, 1 मीटर होगा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। लाइट वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, इन 1/299,792,548 सेकेंड is called 1 मीटर। सो ये है वो 1 मीटर का रेफरेंस। इतने सेकंड में लाइट जितना ट्रैवल करेगी डिस्टेंस, उसको आप 1 मीटर मानोगे। सिमिलरली किलोग्राम में 1 केजी क्या होगा, आपका 1 केजी क्या है, हमारे लिए 1 केजी, हम रेफरेंस में किस चीज को रख रहे हैं 1 केजी के। ठीक है, तो इसमें है द मास ऑफ अ सिलेंडर मेड ऑफ platinum dash iridium alloy। एक जगह पे, जिसको इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट्स बोला जाता है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, वहां पे एक सिलेंडर रखा हुआ है प्लैटिनम और इरिडियम अलॉय से बना हुआ। वो जो सिलेंडर वहां पे रखा हुआ है प्लैटिनम और इरिडियम एलॉय से बना हुआ, उसको 1 किलो माना जाता है। तो अगर आप ऐसा चीज समझेंगे तो एक वेइंग बैलेंस आप कंसिडर कर लीजिए, ये वेइंग बैलेंस का कांटा होगा। ठीक है, यहां पे इस तरह से यहां पे वो प्लैटिनम और इरिडियम की चीज रखी हुई है, यहां पे लगे तो आप लोहा रख लो। जब ये कांटा बैलेंस हो जाएगा तो ये जो लोहा है ये 1 किलो का। अब इस 1 किलो के लोहे से हम और बैलेंस कर करके हम लोहा बनाते जाएंगे और दुनिया भर में हमने बांट दिया। तो अब सब लोगों के पास 1 किलो का जो वेट है लोहे का, है कि नहीं, वो सब लोग के पास है। सिमिलरली इसी वेट 1 किलो के अगर मैंने 2 रख दिए एक के ऊपर एक, तो वो 2 किलो का बन गया। बट आपके पास वो 1 किलो का वजन आया कहां से, किसी बंदे ने पक्का इसको बैलेंस किया होगा लोहे के फॉर्म में, तब जाके आपके पास वो 1 किलो का बंदा है। तो ये जो मास है इस सिलेंडर का, जो किससे बना हुआ है, प्लैटिनम और इरिडियम एलॉय से, इसको माना जाता है 1 किलो इज 1 केजी। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। सिमिलरली सेकेंड्स के लिए भी कुछ ऐसी ही सीजियम 133 एटम के एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल होता है, जिससे 1 सेकेंड कितना होगा वो पता चलता है। सिमिलरली करंट के फॉर्म में भी हम पता करते हैं। करंट का ऐसा यूनिट अगर आप जानते हैं तो एम्पियर होता है। एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो होता है किसी भी चीज का, ये जो ये मीटर हो गया, ये किलोग्राम हो गया, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर हो गया, है ना। तो इन सब लोगों को जो इनकी स्टैंडर्ड यूनिट्स मिले हैं, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स जो मिले हैं ये इन बेसिस पे मिले हैं। ठीक है, तो पूरी दुनिया में एक्चुअली हम लोग जो स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज करते हैं
उसको हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट्स। एसआई, ठीक है, इट इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में एसआई लिखा हुआ है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल यूनिट्स होते हैं, ठीक है, वरना आप कहीं पे भी जाके बोलोगे 1 किलो, तो इंडिया में भी 1 किलो यही है मास ऑफ अ सिलेंडर इन प्लैटिनम इरिडियम, और कहीं से और जगह पे भी 1 किलो वही होगा, ताकि कंफ्यूजन ना हो ऑल ऑफ द वर्ल्ड में कि हम ये बोलेगा कि नहीं हमारा 1 किलो कुछ और चीज है, और कोई और वर्ल्ड में कोई और चीज बोल रहा है कि नहीं हमारा 1 किलो मतलब कुछ और चीज है। ऐसा नहीं होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही चीज फॉलो करता है। 1 किलो का मतलब वो सिलेंडर का वजन जो प्लैटिनम और ईडियम अलॉय से बना हुआ है, जो कहीं पे रखा हुआ है, वो जितना वजन है वही 1 किलो माना जाएगा। सिमिलरली लाइट इतने सेकेंड्स में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको हम 1 मीटर मानेंगे, ठीक है। अगली चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि आपके पास जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, ठीक है, वो एक्चुअली दो तरह के क्वांटिटीज में डिवाइड की जा सकती है। एक ऐसी चीज जिसको बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड दूसरी चीज है उसको बोला जाता है डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होंगी? फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनको हम लोगों ने प्री डिफाइन करके रखा हुआ है, जैसे कि लेंथ, जैसे कि डिस्टेंस के लिए लेंथ का इस्तेमाल किया जाएगा, प्री डिफाइंड है, उसका यूनिट मीटर्स है, हमको पहले से ही पता है, ठीक है। तो ऐसी टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनको हम लोगों ने प्री डिफाइन करके रखा हुआ है, टाइम में सेकेंड है। और अभी हमने देखा कि सीजियम का 133 का एटम का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, बट सिर्फ ऐसे बता रहा हूं कि वो जगह पे हम टाइम निकाल पाते हैं कि 1 सेकेंड कितना होगा, जैसे मैंने आपको मास का बताया उतना 1 kg होता है। तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि प्री डिफाइंड है और वो हम लोग को पहले से ही पता है कि 1 kg कितना होगा, 1 मीटर कितना होगा, 1 सेकेंड कितना होगा, टेम्परेचर में केल्विन कितना होगा, ये सब चीजें हमें पहले से ही पता है। तो ऐसी टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो इस पूरे जगह में हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको फंडामेंटल क्वांटिटी भी बोला जाता है या फिर बेस क्वांटिटी के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ऐसी कितनी है? टोटल ऐसी 7 है। पहला लेंथ, जो आपने सुना, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा इज टेम्परेचर, sixth one is amount of substance, and the last one is luminous intensity, ठीक है। हम इन क्वांटिटीज के यूनिट को भी पहले से डिफाइन करके रखा है हम लोगों ने, ये नाम है, क्वांटिटी का नाम है। यूनिट कैसे डिफाइन करके रखा हुआ आपने? लेंथ को आप स्टैंडर्ड में बोलते हैं मीटर, सिंबल इसका हो गया एम। ये है आपका किलोग्राम, सिंबल हो गया केजी। सेकेंड, सिंबल हो गया एस। करंट के लिए हम बात कर रहे हैं क्या? एम्पियर, सिंबल हो गया ए। टेम्परेचर आप जानते हैं केल्विन में डिनोट किया जाता है, सिंबल हो गया के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री में सुना होगा आपने, मोल, MOL। लुमिनस इंटेंसिटी, कोई चीज कितनी चमकती है उसको बोला जाता है कैंडला, डिनोटेड बाय CD। ये 7 बंदे लोग आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज में आएंगे और उनके जो यूनिट्स होंगे उनको आप फंडामेंटल यूनिट्स बोलोगे। बाकी कोई भी क्वांटिटी होगी वो इन लोगों की मदद से डिराइव की जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर आती है। क्यों डिराइव क्वांटिटी के अंदर आती है? क्योंकि आप वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से डिराइव कर सकते हो। जैसे कि क्या?
आप वेलोसिटी को लिख सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस जो चीज है वो लेंथ में आती है, तो आपने वेलोसिटी को लेंथ बाय टाइम लिखा, जो कि दोनों की दोनों एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है। मतलब डिराइव्ड क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच आर बीइंग डेवलप्ड और विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से आप दुनिया की और कोई भी क्वांटिटी को आप डिराइव कर सकते हो। कोई भी क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हो। फोर्स ले लो आप, आपने बात की फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बहुत अच्छी बात है। क्या मास आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज में दिखाई दे रहा है? हाँ। बट क्या एक्सेलरेशन आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज में दिखाई दे रहा है? नहीं। उसको और आप ब्रेक डाउन कर सकते हो। मास इनटू एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। पहले से एक टाइम था नीचे और एक टाइम आ गया, तो अब आप देख सकते हो आपने फोर्स को ब्रेक डाउन कर दिया सबसे मिनिमम फॉर्म में। मास फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है, डिस्टेंस फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है। आप दुनिया की कोई भी चीज ले लीजिए, वो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेसिस पे डिराइव की जा सकती है, और उनका जो भी यूनिट आएगा, जैसे कि अगर आप बात कर रहे हो इसकी, तो इसका यूनिट आएगा मीटर्स पर सेकेंड। This unit will be called as a derived unit because you have used 2 fundamental units to actually give the unit of velocity. That's why this will be called as a derived unit. Similarly, आप इसका भी यूनिट दे सकते हैं। मास के लिए आप केजी लिखिए, डिस्टेंस के लिए आप मीटर लिखिए, और टाइम का स्क्वायर है तो आप सेकेंड का स्क्वायर लिखिए। अब ये कौन सा यूनिट हो गया? दिस इज अ डिराइव्ड यूनिट बिकॉज इट इज बीइंग डिराइव्ड बाय यूजिंग द फंडामेंटल यूनिट्स। सो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये समझा 1 मीटर क्या होता है, 1 किलो क्या होता है। सिमिलरली 1 सेकेंड क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, 1 केल्विन क्या होता है, 1 मोल क्या होता है, 1 कैंडेला क्या होता है। ये सब का भी हमारे पास एक कच्चा चिट्टा है कि भाई हर एक चीज एक एक में कितनी होती है। अब इन लोगों की मदद से हम दुनिया की कोई भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग एन आइडिया अबाउट द फंडामेंटल क्वांटिटीज and the derived quantities and fundamental units and the derived units. अगली चीज जो हमें समझनी है, that is called as dimensions. A very important thing to understand. ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बोला दुनिया की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी की मदद से डिराइव कर ली जा सकती है। वो फोर्स हो, वो वेलोसिटी हो, डेंसिटी हो, कोई भी चीज हो, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से या बेस क्वांटिटी की मदद से आप डिराइव कर सकते हो। ठीक है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर्स में लिखने की कोशिश करते हैं। तो जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर में लिखने की कोशिश करते हो, दैट इज कॉल्ड एज योर डायमेंशन। ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फोर्स, फोर्स आपको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, अभी भी मैंने आपको बताया। मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बराबर है मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर आता है, बट लेंथ लिख दिया, डिस्टेंस लेंथ में देखी जाती है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मास इंटू लेंथ इंटू टाइम का पावर -2। सिंपल सी बात। ठीक है, अब आप ऐसा लिख सकते हो, द डायमेंशन ऑफ फोर्स आर 1 in mass, 1 in length and -2 in time। देखा, हम पावर्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्या मास के ऊपर जो पावर है वो 1 है, इसलिए आपने लिखा 1 in मास। क्या लेंथ के ऊपर जो पावर है वो 1 है, इसलिए आपने लिखा 1 in लेंथ।
बट टाइम के ऊपर जो पावर है वो -2 है, इसलिए आपने लिखा -2 इन टाइम। याद रखिए, आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज आप बात नहीं कर रहे हो यहाँ पे, है ना। आप ये नहीं बोल रहे हो कि 1 मास है, 1 लेंथ है या 1 टाइम है या -2 टाइम है, नहीं। आप ये बता रहे हो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर में जब आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है ना। यू आर जस्ट एक्सप्रेसिंग देम इन द पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। इस चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एम एल टी, एम का पावर 1, एल का पावर 1, टी का पावर -2। ये जो मैंने चीज अभी लिखी है, दिस इज द फेमस थिंग जो आपको टेक्स्ट बुक्स में भी दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, वन एंड द सेम थिंग है, ठीक है। याद रखिए, जब भी आप डायमेंशन निकालते हैं किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी का, तो वो सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेसिस पे निकाला जाता है। बट अगर आपने नोटिस किया होगा तो मोस्ट प्रोबेबली हम इन्हीं 3 का इस्तेमाल करते हैं, कहीं कहीं जगह पे बाकी सातों का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल जरा आप लोग के सामने ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि आप बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 12mv²। आपने ये चीज पहले से ही सुनी होगी, ठीक है। जब भी आप डायमेंशन की बात करते हो तो जो कांस्टेंट्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, उनका कोई डायमेंशन नहीं होता, बिकॉज कांस्टेंट्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो इसलिए इसका कोई डायमेंशन नहीं है। पर जब आप काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन लिख रहे हैं, लिखने का देखिए, इस तरह से आप ब्रैकेट्स लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू, सोच विचार हम लोग ने अच्छी तरह से करना है, ठीक है। जब आप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी हो सकता है लेंथ अपॉन टाइम, एंड क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है इसलिए इनका भी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है। तो चलिए अब हम डायमेंशन लिखने की कोशिश करते हैं। एम लिख लेते हैं, एल लिख लेते हैं, टी लिख लेते हैं। मास कितना है यहाँ पे 1, लेंथ इज 2, बिकॉज एल का स्क्वायर हो जाएगा तो लेंथ 2 है। टाइम कितना है, टाइम है -2, बिकॉज टाइम का स्क्वायर नीचे है, ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो ये आपका अब हाजिर है काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, ठीक है। आप ऐसे किसी भी चीज का डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, बस आपको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ द पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंड दैट विल बिकम योर डायमेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए एक दो एग्जांपल्स और कर लेते हैं। सपोज कीजिए आपको बात करनी है डेंसिटी के बारे में। सो डेंसिटी होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, यस। सो अगर हम डेंसिटी का डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? डेंसिटी के डायमेंशन में m तो पक्का आने वाला है, l भी पक्का आने वाला है, t के बारे में मुझे पता नहीं, और बाकी लोग तो नहीं आने वाले, ये मुझे फिक्स पता है। टोटल 7 लोग हैं, स्पेशली 3 के बारे में तो हर किसी में बात होती है। मास 1 होगा, टाइम आपको डेंसिटी के फॉर्मूले कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, लेट अस पुट 0 अबव द टाइम। अगर t का पावर आप 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप ये बताना चाहते हो कि टाइम का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस फॉर्मूले के अंदर। लेंथ के बारे में आप क्या बोलोगे? अगर आप वॉल्यूम के बारे में बात करते हो तो वॉल्यूम एक्चुअली होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब लेंथ का क्यूब आप बात कर रहे हो। तो यहां पे आप वॉल्यूम नीचे लिखा हुआ है, इसलिए आप यहां पे लिखोगे -3। दिस इज हाउ यू टॉक अबाउट द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, ठीक है। सिमिलरली आप हर एक चीज का डायमेंशन आप यहाँ पे इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स टू फाइंड आउट डायमेंशन। वेलोसिटी का डायमेंशन निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ये होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर आप वेलोसिटी का डायमेंशन लिखना चाहते हैं तो आपको m का पावर 0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, डिस्टेंस मतलब 1, टाइम नीचे है इसलिए -1 आ जाएगा, ठीक है। अगला डायमेंशन चेक करते हैं चार्ज का। चार्ज यानी कि हम डिनोट करते हैं उसको Q से। तो चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, सो चार्ज होगा करंट इनटू टाइम, ठीक है। तो अगर आप चार्ज का डायमेंशन लिखना चाहते हैं तो करंट इनटू टाइम, करंट हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसको डिनोट करते हैं हम एम्पियर के साथ, तो वो होगा 1, राइट, एंड टाइम 1। ये आपका डायमेंशन हो जाएगा चार्ज के लिए,